हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैयद वंश। हम सभी दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे और उसमें हमने दिल्ली सल्तनत के कुल 5 राजवंशों में से तीसरे राजवंश तुगलक वंश के बारे में पढ़ा। तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने पढ़ा और जो चौथा राजवंश है वो है सैयद राजवंश। सैयद राजवंश का शासन है वो बहुत ही अल्प समय के लिए दिल्ली पर रहता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद में सैयद राजवंश की स्थापना है वो काफी सालों बाद में रहती है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो भी शासक आते हैं वो सभी प्रभावहीन थे। तो हम सैयद वंश को पढ़ने से पहले फिरोज शाह तुगलक के बाद में आने वाले उसके उत्तराधिकारियों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हालांकि उनके बारे में कोई पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है वो आने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि वो प्रश्न एक ऐसे आक्रमणकारी आतताई के बारे में है जिसने दिल्ली और भारत को दहला दिया था। नाम उसका है तैमूर लंग। तो हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों की। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है वो 1388 में हो जाती है। उसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है तुगलक शाह। तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से राजभार संभालता है। हालांकि उसके राजा बनने के, सुल्तान बनने के 2 वर्ष बाद में ही दिल्ली में उसके विरुद्ध षड्यंत्र होने चालू हो जाते हैं। दिल्ली राज दरबार में जो षड्यंत्र है वो जब भी कोई प्रभावहीन अयोग्य शासक आता था तो ये जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती थी, लेकिन जब कोई महत्वाकांक्षी, प्रभुत्वशाली और मजबूत शासक होता था तो यह प्रक्रिया है वो दब जाती थी। तो फिरोज शाह तुगलक खुद अयोग्य उत्तराधिकारी था, हालांकि फिर भी उसने 37 वर्षों तक कुल शासन किया, लेकिन फिर भी उसके बाद के जो उत्तराधिकारी हैं वो ऐसा नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण यह था कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ही चारों तरफ चहु और अव्यवस्था का आलम फैल गया था और उस अव्यवस्था में भी फिरोज शाह तुगलक के समय तो काम चल गया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी वो प्रभुत्व नहीं रख पाए। तुगलक शाह है वो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से शासक बनता है। 2 साल बाद में ही उसको गद्दी से उतरना पड़ता है। उसके अगले 5 सालों तक 3 शासक आते हैं जो एक के बाद एक लाइन लगाकर आते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद में एक शासक आता है नासिरुद्दीन महमूद, जो कि सैयद वंश की स्थापना तक रहता है। हालांकि यह प्रभावहीन शासक था, फिर भी इसका शासन है वो थोड़ा लंबा रहता है। हालांकि उसकी शासन सत्ता है वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह जाती है। नासिरुद्दीन महमूद का जो शासन काल था वो था 1394 से लेकर 1412 तक। उसी के शासन काल में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग रक्त पिपासु, क्रूर, बर्बर, आतताई आक्रमणकारी था जो कि मध्य एशिया में मंगोल वाले इलाके से आया था। तैमूर लंग का आक्रमण है वो 1398 में होता है। यह प्रश्न है वो पूछने की अधिकतम संभावना रहती है परीक्षाओं में। बाकी फिरोज शाह तुगलक के जितने भी उत्तराधिकारी थे वो प्रभावहीन थे, उनका नाम या उनके बारे में कोई पूछा कभी नहीं जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश के बारे में भी इतिहास में बहुत ही कम पूछा जाता है।
एक दो प्रश्न है वो आने की संभावना रहती है, क्योंकि इतिहास के लंबे कालखंड में 1414 से लेकर 1451 तक का जो 37 वर्षों का समय है वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। और दूसरी बात यह है कि इस अल्पकालीन समय में ऐसा कोई महत्वपूर्ण शासक भी इस वंश में नहीं आया कि जिसके बारे में इतिहास में कोई घटना घटी हो और उसको पढ़ा जाए। लेकिन फिर भी एक आध प्रश्न आने की संभावना है वो रहती है, और वो कौन से प्रश्न आने की संभावना रहती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सैयद वंश के संस्थापक के बारे में मान लो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो सैयद वंश का जो संस्थापक है वो खिज्र खां। फिर खिज्र खां के बाद में जो शासक बनता है, उससे पहले हम एक बार खिज्र खां को देख लेते हैं। खिज्र खां है वो तैमुरलंग के आक्रमण के समय तैमुरलंग की बहुत सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर तैमुरलंग ने भारत से जाते समय इसको पंजाब, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। और तैमुरलंग के जाने के बाद में खिज्र खां ने अपने आप को तैमुरलंग का वायसराय घोषित कर दिया था और वो शासन करने लगा था। हालांकि खिज्र खां ने अपने आप को कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया। वो रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। इसने कभी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। यह रैयत ए आला की उपाधि ही लगाता था। यह अपने समान जो अमीर थे उनके सामने गद्दी पर भी नहीं बैठता था, उसमें भी ये संकोच करता था। और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही सिक्कों में अपना नाम ढलवाया। लेकिन ये सारी जो कमियां इसने रखी थी वो सब पूरी कर दी मुबारक शाह ने, जो अगला शासक था। मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, सिक्कों में अपना नाम भी रखवाया। हालांकि ये भी तैमुरलंग के जो पुत्र था शाहरुख, उसके डिप्टी के रूप में शासन करता था। मुबारक शाह को लेकर एक प्रश्न है वो आने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उसका दरबारी कवि था यहया बिन सरहिंदी। उसने तारीख मुबारक शाही नाम की पुस्तक लिखी थी, तारीख मुबारक शाही, और इसको लिखा था यहया बिन सरहिंदी। इसने तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी। इसके बारे में है वो कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछने की संभावना भी अधिकतम रहती है। तो तारीख मुबारक शाही पुस्तक और इसका लेखक यहया बिन सरहिंदी, यह प्रश्न आने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद में मुहम्मद शाह शासक बना। उसने बहलोल लोदी, उसने एक व्यक्ति था बहलोल लोदी, जो कि बाद में पांचवें राजवंश, दिल्ली सल्तनत का पांचवा राजवंश लोदी वंश था, अफगान वंश था, उसका ये संस्थापक था बहलोल लोदी। उस बहलोल लोदी को मुहम्मद शाह ने खान ए खाना की उपाधि दी। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह का जो शासन था वो बहुत ही प्रभावहीन था। यह अपनी प्रभावहीनता के कारण स्वयं ही गद्दी छोड़ देता है और उसकी जगह बहलोल लोदी है वो शासक बनता है, और लोदी वंश की स्थापना इसी के साथ में हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। उसमें से जो शुरू के 4 राजवंश थे वो तुर्क थे, जबकि ये लोदी वंश है ये अफगान थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा,
ये अफगान थे और बाकी के 4 थे वो तुर्क थे। तो आज का आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।